in the solid, liquid or gaseous state depending upon the conditions of pressure and temperature to which it is subjected. ये लास्ट टाइम भी 2 हफ्ते पहले पेपर हुआ था, स्टूडेंट के सामने पहला MCQs आया है कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम क्या है, कौन से कंपाउंड्स है पेट्रोलियम, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स भी लिखा हुआ था, फिर कुछ और कंपाउंड सल्फर वगैरह भी लिखा हुआ था। उसने पहला क्वेश्चन देख के ही छोड़ दिया, ये मेरा पेपर ही नहीं है। अब ये आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, पहले चैप्टर की जो डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, डेफिनेशन के अंदर ही लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर नेचुरली अक्यूरिंग हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो मौजूद है, उनसे मिलके तो क्या बन रहा है पेट्रोलियम। जितने भी रिजर्वायर्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बन रहे हैं। इसके अंदर जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस फॉर्म, ये इनकी जो कंडीशन है, इनके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है और इनके जो पार्टिकल्स की आपस में बॉन्डिंग है और जो टेम्परेचर वगैरह उसके अकॉर्डिंग ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर मीथेन है, मीथेन क्या गैस है, तो मीथेन के अंदर अब उसका अगर फार्मूला देखा जाए तो CH4 आता है। अब इसके अंदर 4 हाइड्रोजन के एलिमेंट एटम्स हैं और एक कार्बन का एटम है जो कि आपकी इसकी इस तरह से बॉन्डिंग हुई होती है। फिर मीथेन के बाद दूसरा आ जाता है इथेन आ जाता है, उसके बाद प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, ऑक्टेन है, पेंटेन है, नोनेन है। ये इस तरह से क्या है कि डिफरेंट कंपाउंड्स है जो कि क्या करते हैं कि इन डिफरेंट सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब ये सारे के सारे जो हैं इनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन ही हैं, इनके अंदर बाकी ऑक्सीजन नहीं है, इनके अंदर सल्फर नहीं है, इनके अंदर कोई और चीज़ मौजूद नहीं है। हाइड्रोजन और कार्बन जो है इनसे ही मिलके ये कंपाउंड बन रहे हैं और इनकी जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग की बेस पे इनकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट इनकी कंडीशंस हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। दाइन आप पीछे बैठ जाए, हाँ आप पीछे बैठ, इनसे लिखने दें। Virtually all petroleum is produced from the reservoir in either liquid or gaseous form, and commonly these materials are referred to as either crude oil or natural gas. अब कहा जाता है कि पेट्रोलियम के जितने भी रिजर्वायर्स हैं, जितना भी पेट्रोलियम के आप पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है तो वो तमाम जो होते हैं वो लिक्विड या गैस फॉर्म के अंदर ही मौजूद होते हैं। अब वो डिपेंड कर रहा था उनकी बॉन्डिंग के ऊपर, और अगर वो गैस फॉर्म के अंदर मौजूद है तो उन्हें हम नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, और अगर वो लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद है तो उन्हें हम क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं। पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 11 to 13 WT% वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, 84 to 87% ऑफ कार्बन। जितने भी पेट्रोलियम के कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर जो हाइड्रोजन का जो वेट होता है उसके वेट के अकॉर्डिंग 11 से लेके 13% तक उसके अंदर हाइड्रोजन के वेट होता है, और उसके अंदर जो रिमेनिंग वेट है वो कार्बन का वेट होता है। जो कार्बन है वो 84 to 87% उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, और जो उसके अंदर आ जाता है हाइड्रोजन वो 11 to 13% है, और 3 to 4% जो होते हैं तो वो बाकी आ जाती हैं ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हीलियम, ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो इसके अंदर पाई जा रही होती हैं। Traces of oxygen, sulfur, nitrogen and helium may be found as impurities in the crude oil. Crude oils obtained from different oil reservoirs have widely different characteristics. Some are black, heavy and thick like tar, and other are brown or nearly clear with low viscosity and low specific gravity. अब हमने कल भी बात की थी कि जो पेट्रोलियम के जितने भी कंपाउंड्स है, जो पेट्रोलियम है तो इसको पहले डिफरेंट नाम दिए जा रहे थे। एक तो इसको शाइनिंग वाटर का नाम दिया जा रहा था, एक इसको क्या नाम दिया जा रहा था, स्वेट ऑफ द डेवल या ऑयल ऑफ द रॉक्स, ये डिफरेंट नाम दिए जा रहे हैं। अब उसके अंदर जो स्वेट ऑफ डेवल दिया जा रहा है या तो वो आपका किसके अंदर आ जाता है, जो हैवी, ब्लैक और थिक लाइक टॉर होता है उसके अंदर वो मौजूद होता है, और जो दूसरा आ जाता है जिसके अंदर ब्राउन कलर होता है, जिसके अंदर जो जहाज़ों के अंदर इतना यूज़ नहीं होता, उसके अंदर कम कंपाउंड्स वगैरह मौजूद होते हैं, तो उसकी विस्कोसिटी भी कम होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी उसकी कम होती है।
और इसके अंदर जो डिफरेंट एनालिसिस वगैरह किया जाता है कि जो एलिमेंट्स एनालिसिस के क्रूड ऑयल जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो क्रूड ऑयल के अंदर कार्बन 84 to 87% होता है, हाइड्रोजन 11 to 14% है, सल्फर 0.06 to 2% आता है, उसके बाद नाइट्रोजन 0.1 to 2% आता है, ऑक्सीजन 0.1 to 2% आता है। और ये टोटल मिलके तो 100% क्या कर रहे होते हैं, क्रूड ऑयल को बना रहे होते हैं। और जब इसको प्यूरिफाई किया जाता है, इसको फिल्ट्रेट किए जाते हैं, तो उस वक्त ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उसमें से रिमूव हो जाती हैं। टिपिकल क्रूड ऑयल फ्रैक्शंस कि टिपिकली जो क्रूड ऑयल है उसको किस तरह फ्रैक्शन की मतलब किस तरह उसकी डिवीजन की जा रही है। बस पढ़ा हुआ केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री में वही आ रहा है ना जो अभी मैं आपको मीथेन इथेन प्रोपेन बोल रहा था, ये वही है। तो है ही वही तो वो आपका मोस्टली मेरे ख्याल में उसके अंदर जस्ट कंसेप्ट डिफरेंट था। कंसेप्ट क्या था उस वक्त आपने बॉन्डिंग पढ़ी होगी कि बॉन्ड्स किस तरह बनते हैं और इनके अंदर सिंगल बॉन्ड्स डबल बॉन्ड। वहाँ पर जो है ना पूरा चैप्टर लेके वहाँ से फिर उस टॉपिक के अंदर क्या डिस्कस हो रहा था, उस टॉपिक में क्या डिस्कस हुआ था? डिस्कस सिर्फ यही हुआ था, हाइड्रोकार्बन्स हुए थे, ठीक है। मैटर की तीन स्टेट्स, मैटर की तीन स्टेट्स, मैटर की तीनों स्टेट्स डिस्कस हुई थी। हाँ, अब इसके अंदर क्रूड ऑयल जो फ्रिक्शन आती है तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट है तो वो फ़ारेनहाइट के अंदर वहाँ पे शो जो गैस है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता क्योंकि वो पहले से क्या होती है, गैस फॉर्म के अंदर होती है। कोई भी चीज़ जब बॉयल होती है तो उसके वेपर रिलीज जब वेपर रिलीज होने लगते हैं उस वक्त हम कहते हैं कि आपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया। जिस तरह पानी की एग्जांपल ले लें, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचता है, उसके बाद इसकी सरफेस से वेपर रिलीज होना स्टार्ट होते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन गैस के तो ऑलरेडी वेपर्स होते हैं, इसलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे वो मेंशन नहीं है। और इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन अगर देखा जाए, केमिकली अगर देखा जाए, इसके अंदर जो कार्बन है वो C1 to C4। अब जो आपका C4 तक आ रहा है, C4 तक क्या आ रहा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये चार जो हैं ये चारों के चारों किसके अंदर आ रहे हैं, गैस के अंदर आ रहे हैं। ये चारों के चार हैं गैसेज। इसके नेचर गैस या बॉटल्ड फ्यूल गैस का नाम भी इसके यूज़ किया जाता है और इसके तौर पे नाम दिया जाता है इसका। फिर आते हैं पेट्रोलियम ईथर। अब जो इथेन से आगे जो ब्यूटेन और इथेन जो पांचवा आ रहा है C5 to C6, इथेन और हेक्सेन, ये दोनों किसके अंदर आ रहे हैं, ईथर के अंदर आ रहे हैं। और ये सॉल्वेंट, पेंट और थिनर जिनका वेट हल्का होता है, थिनर के तौर पे आप यूज़ कर रहे होते हैं। पेंट के अंदर डाला और उसको सॉल्वेंट के तौर पे मिक्स किया। उसके बाद आ जाता है गैसोलीन आ जाता है। गैसोलीन जो मोटर फ्यूल होता है, जो मोटर्स वगैरह के अंदर ये जो आप तेल डालते रहते हैं मोटर्स वगैरह के लिए, वो गैसोलीन के अंदर आता है। फिर कैरोसिन, मिट्टी का तेल आ जाता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है तो वो तकरीबन 400 से 575 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन अगर देखी जाए तो इसकी C7 to C8 आ रही है, बल्कि कैरोसिन की आ रही है C10 to C16। और इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो कौन कौन सी हैं, एल्यूमिनेटिंग ऑयल या डीजल फ्यूल या जेट फ्यूल। जो बड़ी हैवी व्हीकल्स होती हैं, जो जिस तरह शिप्स वगैरह हो गई हैं या एरोप्लेन्स वगैरह हो गए हैं या जेट्स हैं जो कि फाइटिंग जेट्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर ये फिर यूज़ किया जाता है कैरोसिन को। फिर उसके बाद आ जाती है लाइट गैस ऑयल। लाइट गैस ऑयल इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 575 से 850 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसके अंदर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल, मिनरल ऑयल या क्रैकिंग स्टॉप, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो ग्रीस के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं चीज़ों के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है हैवी गैस ऑयल। हैवी जो गैस ऑयल है तो ये भी लुब्रिकेटिंग ऑयल के तौर पर यूज़ होता है, बंकर फ्यूल के तौर पर भी यूज़ होता है। अब इसके अंदर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 850 से लेकर 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है, इसके अंदर जो कार्बन है C32 C50 तक मौजूद है। और फिर आ जाता है रेजिड्यूज जो कि बाकियात बच जाती हैं, जो कि ये उसके अंदर यूज़ होता है, ग्रीस के अंदर यूज़ होता रहता है, या बाकी एसेंशियल जो डिफरेंट चीज़ें आती हैं जिस तरह कार वगैरह, ये लुक जो नहीं पड़ रही होती है इसके अंदर वो इस्तेमाल हो रहा होता है। एस्फाल्ट, वुड प्रिजर्वेटिव्स, जब हमने किसी वुड को बचाना है ये चीज़ों से, उसके ऊपर हम इसको लगा सकते हैं। रूफिंग कंपाउंड, या जब हम छतें वगैरह डाल रहे हैं तो उसके अंदर हम इसको यूज़ करते रहते हैं। तो इसकी जो आ जाता है कार्बन कंपोजिशन आती है वो C80+। ये कार्बन इसके अंदर C80+। ये जो कार्बन जितना इंक्रीज करता जा रहा है ना, इसकी बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा टाइट होती जा रहा है, उतनी इसकी डेंसिटी इंक्रीज करती जाती है। फिर आ जाता है कि वेयर डज पेट्रोलियम अकर।
ये पाया कहाँ पे जाता है? ये तो बता दिया है कि पेट्रोलियम है क्या, इसकी कंपोजिशन क्या है, क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन होगा कौन सी जगहों पे? अब ज़मीन के ऊपर 2 से 3 किस्म की जो रॉक्स हैं वो मौजूद होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती हैं इग्नियस रॉक्स, दूसरी होती हैं मेटामॉर्फिक और तीसरी होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इनमें से कौन सी के अंदर पेट्रोलियम के ज़खायर मौजूद होंगे? इग्नियस के अंदर होगा, सेडिमेंट्री के अंदर होगा, मेटामॉर्फिक के अंदर होगा। रॉक्स बनती कैसे हैं? ये रॉक्स कैसे बनती हैं? चट्टानें तो नेचुरली कितनी ये हवाएं पड़ती हैं, बारिशें पड़ती हैं, वो टूट भी जाती हैं, फिर नई बन जाती हैं। वो किधर से आती हैं? लावा का नाम सुना होगा? लावा क्या होता है? हाँ, लावा पूछा क्या होता है? हाँ नहीं, क्या होता है? क्या होता है? बोला वोल्केनिक इरप्शन। हाँ, तो वो तो सिस्टम आ गया। लावा होता क्या? आग तो नहीं होती। अब आपकी बॉडी को टच किया जाए, अगर वो गर्म फील होगी तो आग है। ये जो लावा आता है तो ये रॉक्स जो होती हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट होती हैं। मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती हैं, फिर वो फट के बाहर जब निकलती हैं तो वो लावा आता है। मैग्मा जो होता है ज़मीन के अंदर जब मौजूद होता है, मैग्मा के नाम से जाना जाता है। जब वो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू ज़मीन से बाहर आ जाता है, उसे लावा का नाम दिया जाता है। अब ये जो लावा आता है बाहर, तो ये बाहर आके तो ठंडा भी होता है, ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद इसकी रॉक्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब वो ये फटता है, वोल्केनिक इरप्शन होती है, उसके बाद 3 किस्म की रॉक्स बनती हैं। एक होती है इग्नियस रॉक्स, दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है इग्नियस रॉक्स। इन तीनों के अंदर नहीं मौजूद हो, इन तीनों में से एक के अंदर पेट्रोलियम के जो रिजर्वायर्स हैं वो मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर जो इग्नियस रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफाइंग ऑफ मोल्टन मैग्मा erupted from the earth's interior. The rocks of this type are thought to make about 95% of the outermost crust of the earth. They are generally hard, crystalline in nature, in structure, and are practically devoid of pore spaces or voids. Granite, basalt, andesite, serpentine, diabases are the typical example of this group. अब इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं? जब ये जो मैग्मा जो होता है, मैग्मा जब वहाँ पे अपना जो प्रेशर, ज़मीन का भी एक प्रेशर है ना, कोई भी चीज़ है, आप अगर अपने पाँव के नीचे किसी चीज़ को दबाना चाहते हैं तो जितनी आपकी फोर्स होगी, अगर उससे कम है तो आप उसको दबा पाएंगे। अगर आपकी उसकी फोर्स ज़्यादा, जैसे पत्थर की एग्जांपल ले लें, पत्थर को आप मसल सकते हैं एकदम से, क्यों? अब उसकी जो बॉन्डिंग है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यू। उसी जगह एक हथौड़ा लें, उसके ऊपर मारें, वो तो मसल देगा। अब वो स्ट्रेंथ इंक्रीज कर गई है। इसी तरह जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, तो इग्नियस रॉक्स जब मैग्मा जो है ज़मीन के अंदर, वहाँ पे रॉक्स जो होती हैं, रॉक्स वहाँ पे क्या होती हैं, अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर, जो ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर है उसके अंदर वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है। मेल्ट होने लगती हैं तो वहाँ पे वो पूरा एक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। जब मेल्ट होती है तो टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर ही हो रही हैं, और ये अब जब मेल्ट हो जाती हैं तो मेल्ट होने के बाद अब उसी टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर इनके टेम्परेचर गैसेज वगैरह भी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जब गैसेज बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो जब गैस बनती है तो वो प्रेशर अप्लाई कर रही होती है अपर साइड पे, और वो जब प्रेशर अप्लाई होता रहता है एक लेवल आ जाता है जिस वक्त अब ज़मीन का जो सरफेस प्रेशर है वो मैग्मा को क्लोज करने में काफ़ी नहीं होता। उस वक्त मैग्मा की जो पावर होती है वो इंक्रीज कर जाती है एट सरफेस से, और ज़मीन के अंदर फिर एक क्रैक बनता है जिसको हम किसका नाम देते हैं, वोल्केनो का नाम देते हैं। और उसमें से ये जो मैग्मा है ये वहाँ पे ट्रैवल करता है ऊपर वाली साइड पे, और ज़मीन से बाहर आके निकलता है। और जब ज़मीन से बाहर आता है आके तो वहाँ पे ये कूलिंग होने लगती है। कूलिंग होके जो इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं बड़े लेवल पे जो कि आगे मूव नहीं कर सकते, ज़मीन के ऊपर सेटल होने लगते हैं, और उसके सेटल होने के बाद वो जो रॉक्स बन जाते हैं, वो ठीले जो बन जाते हैं, उन्हें किसका नाम दिया जाता है, इग्नियस रॉक्स का नाम दिया जाता है। फिर सेकेंड आ जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। Sedimentary rocks are formed from the deposition of organic and inorganic matter
Fine pieces of igneous rocks along with the plants and animal fossils were deposited by wind or water and gradually settled in the layer and strata. Sedimentary rocks are grouped into three categories as clastic, chemical and organic sediments. Clastic sediments are formed by the breakdown, transport and deposition of rocks. These are gravel, conglomerates, barica, sand, sandstone, सिल्टस्टोन, क्ले स्टोन, शेल्स। अब इसके अंदर जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं? जब ये दरख्त टूटते हैं, जानवर मर रहे होते हैं, समंदर के अंदर भी तो डेथ होती है ना, वहाँ पे मैरीन लाइफ जो है वो जब मर जाते हैं तो वो ज़मीन के वहाँ पे समंदर की जो तह है वहाँ पे चले जाते हैं। फिर वहाँ पे जो मिट्टी वगैरह होती है और जो पानी है, ये चीज़ें उनको क्या करना शुरू कर देती हैं, कवर करना शुरू कर देती हैं, कवर करने लगती है और कवर करते करते उसके ऊपर पूरी एक रॉक बन जाती है। उस रॉक को नाम दिया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम दिया। ज़मीन के ऊपर भी जब मिट्टी के ज़रिए, हवा के ज़रिए, इन चीज़ों के ज़रिए जब ये जो पौधे वगैरह होते हैं या जो जानवर वगैरह हैं मर जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद ये ज़मीन के अंदर दफन होना स्टार्ट होते हैं। दफन होने के बाद अब ये मिट्टी के ऊपर उनके पूरी लेयर बनती जाती है, कवर करती जाती है, कवर करती जाती है और ये अंदर वहाँ पे क्या होने लगते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो रॉक्स होती हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं और इनके अंदर ऑयल मौजूद होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स है जिनके अंदर पेट्रोलियम के रिजर्वायर्स मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर जो ऑर्गेनिक पेट्रोलियम रिजर्वायर्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक वो होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल के जो डिपॉजिट्स हैं उनसे जो बन रहे होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक पेट्रोलियम के रिजर्वायर्स का नाम दे रहे होते हैं। केमिकल सेडिमेंट्स और मिनरल सॉल्ट्स, क्लोराइड, सल्फाइड। अब इसके अंदर पहला आ गया था प्लास्टिक सेडिमेंट्स थे, दूसरे थे केमिकल सेडिमेंट्स थे और तीसरे इसके अंदर आ रहे हैं केमिकल सेडिमेंट्स और मिनरल सॉल्ट्स। केमिकल सेडिमेंट्स के अंदर सॉल्ट्स वगैरह हैं जिसके अंदर क्लोराइड है, सल्फेट है, कार्बोनेट्स हैं और सिलिशियस रॉक्स हैं। दीज रॉक्स जनरली हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनका भी क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर प्रोड्यूस बाय इरोजन, डिपोजिशन एंड कंपैक्शन। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं तो ये किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, जब चीज़ें इरोड होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब जिस तरह जो रॉक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ना, उनके जो अपर सर्फेस है पानी की वजह से, बारिश की वजह से, हवा की वजह से, उसकी वजह से वो वहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसको हम किसका नाम देते हैं? किधर लेके जा रहे हैं? किससे पूछ के लेके जा रहे हैं? किससे पूछ के लेके जा रहे हैं? इधर से किससे पूछे? नहीं। अब इसके अंदर इरोजन, डिपोजिशन और कंपैक्शन। कंपैक्शन के क्या होता है कि दो चीज़ों के दरमियान आ जाना, कंपैक्ट वहाँ फंस जाना, उसके बाद प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से उसकी ब्रेक डाउन होना, उसे हम कंपैक्शन का नाम देते हैं। डिपोजिशन जो कि ऑलरेडी आपकी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, उनके बाकियात वगैरह बच जाती हैं। इरोजन जो कि टूट फूट का शिकार होना होता है। These eroded rocks are generally carried away from their point of origin and deposited elsewhere. अब ये जो rocks क्लास हो रही है, These eroded rocks are generally carried away from their point of origin. अब ये जो eroded rocks हैं ये हवा के जरिए, पानी के जरिए जिस जगह पे इनका ओरिजिन था वहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देती हैं और जब ये मूव करते हैं तो फिर ये दूसरी जगह के ऊपर जाके वहाँ पे सेटल होना स्टार्ट होते हैं। एज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन हैज़ कंटिन्यूड फॉर मिलियन ऑफ ईयर। और ये जो डिपोजिशन का जो प्रोसेस है ये मिलियन ऑफ ईयर्स तक चलता रहता है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो मतलब करोड़ों साल तक ये चीज़ चल रही होती है। उसके बाद फिर जो द थिकनेस ऑफ द सेडिमेंट्स ऑन ओशन फ्लोर हैज़ रीच सेवरल थाउजेंड फीट्स। फिर जो इसकी थिकनेस है, जो इसकी ऊंचाई है, मोटाई है, वो हज़ारों फीट तक पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद फिर क्या होता है, कंपैक्शन अकर एज द अंडरलाइन सेक्शन ऑफ द सेडिमेंट्स आर कंपोज कंपैक्टेड बाय द वेट ऑफ द न्यू लेयर। अब उसके अंदर कंपैक्शन स्टार्ट हो जाती है। कैसे? जब ऊपर वजन बढ़ता जाएगा तो नीचे वाली जो लेयर है वो दबती जाएगी, जब वो दबेगी तो उसकी टूट फूट होगी, तो वो कंपैक्शन इसके थ्रू वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफ 2 टाइप। सेडिमेंट्री रॉक्स की फर्दर 2 टाइप हैं। एक आ जाती है फ्रेगमेंटेड रॉक्स और दूसरी आ जाती हैं प्रेसिपिटेटेड रॉक्स। फ्रेगमेंटल जो रॉक्स होती हैं ये ब्रोकन पीसेज ऑफ लार्ज रॉक्स, जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं उनके टूटने से बनती हैं। सच रॉक्स इंक्लूड
Conglomerates मीन के रॉक पार्टिकल्स द साइज ऑफ मार्बल और लार्जर, मार्बल के साइज ऐसे बड़े बड़े, स्टोन सैंड स्टोन। अब ये जो आपकी पहले आ जाती है कि जो रॉक्स हैं, कि रॉक्स के टूटने की वजह से जो बन रही हैं, इनके अंदर सैंड स्टोन बन रहे होते हैं, कंग्लोमेरेट्स बनते हैं, उसके बाद सिल स्टोन्स वगैरह बन रहे होते हैं और शेल्स वगैरह भी आते हैं। फिर सेकेंड टाइप आ जाती है precipitated rocks or those which have been affected by the chemical action, evaporation or activity of animals and plant। अब ये जो प्रेसिपिटेटेड रॉक्स होती हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन की वजह से होती हैं, जब दरख्त वगैरह टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके डिपॉजिट्स वगैरह वहाँ पे एनिमल्स वगैरह या केमिकल रिएक्शन डिफरेंट चीज़ों के अंदर अकर हो रहा होता है, टेम्परेचर और इन चीज़ों के अंदर, तो उसके बाद वहाँ पे लाइमस्टोन, जिप्सम, डोलोमाइट, ये डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे बन रही होती हैं। कंडीशन फेवरिंग पेट्रोलियम फॉर्मेशन आर फाउंड ओनली इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो पेट्रोलियम जो वहाँ पे पाया जा सकता है, वो उसके जो रिजर्वाइज हैं, जो उसके साइंस हैं, वो जस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही मौजूद होते हैं। ज़्यादा नींद आ गई है? बस क्या आगे भी करें?